पूरी दुनिया में मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के पास सबसे ज़्यादा पैसा और पावर मौजूद है और वजह हम सब जानते हैं इनके नेचुरल रिसोर्सेज। ये नेचुरल रिसोर्सेज ही हैं जिनकी वजह से इन्होंने अपनी पूरी की पूरी इकॉनमी को बूस्ट किया हुआ है। नेचुरल रिसोर्सेज एक ऐसी चीज़ है जिसे हम टेक्नोलॉजी की मदद से बना नहीं सकते। अब इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ इख्तलाफात तो किसी भी मुल्क के हो सकते हैं, लेकिन कोई भी इनके साथ कोल्ड वार नहीं करता, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज तो हर एक को चाहिए। ऑयल और गैस तो हर एक की ज़रूरत है। इसकी ज़िंदा मिसाल रशिया है। रशिया से काफ़ी मुल्कों के इख्तलाफात ज़रूर हैं, लेकिन कोई भी डायरेक्ट रशिया को टारगेट नहीं करता और इसी वजह से वर्ल्ड वार के बाद भी रशिया की इकॉनमी अभी तक स्टेबल है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि दुनिया के अंदर एक ऐसा कॉन्टिनेंट भी मौजूद है जिसके पास दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं, फिर चाहे वो गोल्ड हो या फिर डायमंड। लेकिन इन सब रिसोर्सेज के बाद भी वो दुनिया का सबसे गरीब कॉन्टिनेंट है। इस मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं कि यहाँ रहने वाला हर दूसरा शख्स गरीब है और ये कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों, जब अफ्रीका में वो नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं जो कि हमें बताए जाते हैं, तो फिर अभी तक किसी भी अफ्रीकन कंट्री ने वो क्यों नहीं किया जिसको करके आज दुनिया की बहुत सी कंट्रीज़ रिचेस्ट कंट्रीज़ बन चुकी हैं। आज की वीडियो में इसी क्यों का जवाब जानेंगे, लिहाजा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज अफ्रीका के हालात कैसे भी हों, लेकिन अफ्रीका की हिस्ट्री अमीर और ताकतवर लोगों से भरी हुई है। हिस्ट्री का सबसे अमीर शख्स मंसा मूसा भी अफ्रीका के ही एक ख़ानदान का था। इसके पास इतना पैसा था कि ये खड़े खड़े पूरी दुनिया को ख़रीद सकता था। इसके अलावा अफ्रीका में ऐसे बहुत से बादशाह भी गुजरे हैं जिनकी वर्थ के बराबर आज तक कोई भी नहीं आ सका। फिर ये हालात ख़राब होना शुरू हुए 15वीं सदी से। बेसिकली अफ्रीका के बहुत से हिस्सों को यूरोपियन कंट्रीज़ ने दबाव में लेना शुरू कर दिया और अगर हम एग्जैक्ट ईयर की बात करें तो साउथ अफ्रीका 1652 में मुकम्मल तौर पर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर आ चुका था और वहीं से शुरू हुआ पूरे अफ्रीका का डाउनफॉल। यूरोपियन कंट्रीज़ ने आहिस्ता आहिस्ता अफ्रीका के अंदर अपना कब्ज़ा बढ़ाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो इनके कल्चर में भी इंटरफेयर करना शुरू हो गए थे और वहाँ के लोगों को दबा कर इन्होंने अपना गुलाम बना लिया। और फिर वही हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। इन्हीं अफ्रीकन लोगों को जिनको इन्होंने गुलाम बनाया था, उनको इस्तेमाल करके अफ्रीका के ही नेचुरल रिसोर्सेज को निकाला और फिर उन्हें अपने मुल्क में ले गए और वहाँ जाकर उन्हें बेचकर खुद वेल्थी हो गए। लेकिन इसके बरक्स अफ्रीका को कुछ भी नहीं दिया, ना ही अफ्रीका में किसी भी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया गया और ना ही कोई पैसा दिया गया। और एंड ऑफ द डे इसका रिज़ल्ट ये निकला कि आहिस्ता आहिस्ता सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ गरीब होते गए और आज तक ये गरीब ही हैं और आज तक किसी भी किस्म की कोई भी भरपाई नहीं हो सकी है। अब हमें ये तो समझ आ गई कि अफ्रीका की मैन पावर को यूरोपियन ने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। अफ्रीका के लोग इस जुल्म से तंग तो थे लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन फिर यही गुस्सा प्रोटेस्ट में चेंज हो गया। वर्ल्ड वार 2 में तकरीबन 13 लाख अफ्रीकन्स ने भी एज ए सोल्जर अपना काम सर अंजाम दिया और इस जंग के बाद अफ्रीकन्स को ये लग रहा था कि चलो आज़ादी ना सही लेकिन कम से कम इनको इज्जत तो मिल ही जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ, उल्टा वर्ल्ड वार 2 के बाद इनको मज़ीद और टॉर्चर किया जाने लगा। अब अफ्रीकन्स ने प्रोटेस्ट करने का सोचा और फिर 1950 से 1970 के प्रोटेस्ट की वजह से अफ्रीकन्स को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन आज़ादी के बाद भी आज तक ये लोग गरीब हैं। अगर हम अर्थ पर नेचुरल रिसोर्सेज वाले कंट्रीज़ की लिस्ट निकालें तो 20 कंट्रीज़ तो अफ्रीकन कंट्रीज़ ही हैं। लेकिन ये आज भी गरीब क्यों हैं? वेल, इसके पीछे किसी बाहर वाले का नहीं बल्कि अफ्रीका के अपने लोगों का ही हाथ था। अफ्रीका के इन हालात के पीछे जो वजूहात हैं इनको हम मेजर 5 हिस्सों में तकसीम करते हैं। नंबर 1 पर हम बात करते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। किसी भी मुल्क की तरक्की में सबसे ज़्यादा किरदार उसकी पॉलिटिकल कंडीशन का होता है। अगर एक गवर्नमेंट काफ़ी अरसे तक किसी मुल्क पर हुकूमत करे तो इससे मुल्क को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो बहुत सारी चीज़ें भी चेंज हो जाती हैं। नई हुकूमत आती है, वो नए प्लान और नई स्कीम लॉन्च करती है और अगर बार बार हुकूमत ही चेंज होती रहेगी तो फिर कोई भी प्लान या कोई भी स्कीम पूरी नहीं होगी। ऐसा ही बिल्कुल अफ्रीका में हुआ। याहू ने थोड़े दिन पहले एक लिस्ट अपलोड की थी जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबल कंट्रीज़ के नाम थे। इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा नाम अफ्रीकन कंट्रीज़ के थे और अफ्रीका के कई मुल्कों में तो 10-15 साल की आज़ादी में 8 से 10 दफ़ा मार्शल लॉ ही लग चुका है। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी स्टेबल भी हो जाती है तो वो भी अपने मुल्क की तरक्की के लिए कुछ भी नहीं करती। जैसा कि युगांडा में 1986 से एक ही गवर्नमेंट है, लेकिन इस गवर्नमेंट ने नेचुरल रिसोर्सेज निकाले भी हैं, फिर भी किसी भी किस्म का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनवाया और ना ही मुल्क की तरक्की के लिए कुछ किया है, बल्कि अपनी सारी की सारी नेटवर्थ को सिर्फ मिलिट्री पर खर्च कर दिया है ताकि इनकी गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल रहे। नंबर 2 पर हम बात करते हैं करप्शन की। करप्शन किसी भी मुल्क का वो गंदा कीड़ा है जो कि मुल्क को अंदर ही अंदर से खा जाता है और यही सब कुछ अफ्रीका में भी हो रहा है। अफ्रीकन कंट्रीज़ में करप्शन बहुत ज़्यादा होती है। पूरी दुनिया से तकरीबन हर साल $10 बिलियन के फ़ंड अफ्रीका को दिए जाते हैं,
लेकिन इनके करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन फंड को मुल्क और लोगों की तरक्की में नहीं बल्कि मिलिट्री फोर्सेस पर खर्च देते हैं और अवाम इस तरह गरीब की गरीब ही रह जाती है। नंबर 3 पर हम बात करते हैं लोन बर्डन की। अफ्रीका पर सबसे ज़्यादा चाइना का कर्जा है। चाइना ने अफ्रीका को तकरीबन 72 बिलियन डॉलर्स का कर्जा दिया हुआ है। इसके अलावा IMF ने भी अफ्रीका को तकरीबन 114 बिलियन डॉलर का कर्जा दिया हुआ है। अब जिस मुल्क पर इतना कर्जा हो उसकी करेंसी कभी भी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू नहीं रखती है और इसी वजह से अफ्रीका में सिविल वार्स भी होती रहती हैं और अफ्रीका की करेंसी जो है वो जितनी मर्जी भी बूस्ट हो जाए लेकिन फिर भी वो इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू नहीं रख सकती है। नंबर 4 पर हम बात करते हैं सिविल वार्स। अफ्रीकन कंट्रीज़ में आर्म्स के खिलाफ किसी भी किस्म का कोई भी कानून नहीं है, इसीलिए चोरी चकारी और दहशतगर्दी वहाँ आम है। दिन दिहाड़े किसी का भी कत्ल हो जाए पता ही नहीं लगता। न्यूज़ में भी हमें अक्सर यही सुनने को मिलता है कि अफ्रीका में किसी भी किस्म की कोई भी सिक्योरिटी नहीं है और ऐसी न्यूज़ किसी भी मुल्क की पॉजिटिव साइड शो नहीं करती हैं। अब यहाँ हर किस्म का काम हो सकता है लेकिन किसी भी किस्म का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सकता। उसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर अमेज़न या एप्पल ने अपना एक हेड ऑफिस जो है वो अफ्रीका में बनाना हो ताकि वहाँ के लोगों को स्टेबिलिटी मिल सके और वहाँ के लोगों को जॉब मिल सके, तो वो किस बेस पर वहाँ ऑफिस बनाएंगे? क्योंकि उनको वहाँ हमेशा यही खतरा रहेगा कि हम जो भी ऑफिस बनाएंगे वो दहशतगर्दी की नज़र ना आ जाए या उस पर किसी भी किस्म का कोई भी हमला ना हो जाए और इसी वजह से अफ्रीकन कंट्रीज़ में किसी भी किस्म का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता। इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज़ में क्योंकि सेफ्टी नहीं है इसी वजह से वहाँ टूरिज़म भी नहीं है और किसी भी मुल्क में इकोनॉमी सबसे ज़्यादा इन्हीं 2 चीज़ों पर बोझ करती है, या तो नेचुरल रिसोर्सेज या तो टूरिज़म। अफ्रीका में अब नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं लेकिन उनको मुल्क की तरक्की के लिए यूज़ नहीं किया जाता और इसके अलावा सिक्योरिटी वहाँ बिल्कुल भी नहीं है जिसकी वजह से वहाँ किसी भी किस्म का टूरिज़म नहीं है और इसी वजह से वहाँ एम्प्लॉयमेंट बहुत कम होती है, इसीलिए वहाँ के लोग भी गरीब होते हैं क्योंकि ना उनको ऊपर जाने का मौका मिलता है और ना ही वो ऊपर जाते हैं। इसी वजह से वो हमेशा दबे रहते हैं और गरीब से गरीब ही होते जा रहे हैं। और नंबर 5 और लास्ट पर हम बात करते हैं हॉस्पिटैलिटी और एजुकेशन। अफ्रीका के तकरीबन 40 से 60% लोग ऐसे हैं जो लिटरली बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। अब जिस मुल्क के अंदर पढ़ना लिखना ही लोग नहीं जानते वहाँ किस किस्म की एजुकेशन और किस किस्म की हॉस्पिटैलिटी होगी। अगर कोई इंसान बीमार हो भी जाता है तो उसको हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए इतना सफ़र तय करना पड़ता है कि वो रास्ते के अंदर ही अपना दम तोड़ जाता है। इसके अलावा वहाँ किसी भी किस्म का कोई भी ट्रैवल करने के लिए किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। बसेस या ट्रक वगैरह लोग मोस्टली जो है वो साइकिल पर ही सफ़र करते हैं और एजुकेशन ना होने की वजह से आज भी आज़ादी के 20-25 साल बाद भी अभी तक अफ्रीका के लोग साफ़ पानी और खाने की तलाश में हैं। अब जिस मुल्क के अंदर साफ़ पानी और खाने के लिए साफ़ खाना ही नहीं है वहाँ के लोग तरक्की कैसे कर सकते हैं? यही सवाल आज पूरी दुनिया को सोचने पर यह मजबूर करता है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ इतने ज़्यादा गरीब क्यों हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं अफ्रीका के ही जो कि आस्ता आस्ता तरक्की की तरफ जा रहे हैं, जैसा कि लीबिया पिछले 2-3 सालों के अंदर उसकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा बूस्ट हुई है। अब हो सकता है मोस्टली जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं सारे के सारे हमें इन फ्यूचर ऐसे ही देखने को मिले क्योंकि अब ये अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर निहिसार करना शुरू हो गए हैं और उनका सही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक ही शर्त में हो सकता है कि अगर उनको लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा पॉलिटिकल लीडर मिल जाए, क्योंकि जब भी कोई भी अच्छा पॉलिटिकल लीडर आता है तो मार्शल लग जाता है और आर्मी जो है वो डिक्टेटरशिप ऑन कर देती है। या मैं आपको एक और मज़ेदार बात बताऊं कि रशिया और यूक्रेन वार हो रही है, उसके अलावा फ़लस्तीन और इसराइल वार हो रही है, लेकिन इन दोनों इतने बड़े बड़े वाक़यात के बावजूद भी अफ्रीकन लोगों को ज़रा भी किसी किस्म की कोई भी परवाह नहीं है और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उन लोगों को खाने पीने को नहीं मिल रहा तो उन्होंने इतने बड़े बड़े सीरियस इश्यूज़ के ऊपर क्या सोचना है और क्या उन्होंने अपनी राय का इज़हार करना है। तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि अफ्रीका के अंदर क्या क्या हो रहा है और मज़ीद आगे क्या क्या हो सकता है। इन फ्यूचर हमें देखने को कुछ भी मिल सकता है। हो सकता है कि अफ्रीकन लोग जो हैं वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर दें अपने नेचुरल रिसोर्स की वजह से, या ये भी हो सकता है कि वो अपने मार्शल लॉ को तोड़ने के लिए एक स्टेबल और एक अच्छा पॉलिटिकल लीडर भी लॉन्च कर दें। वेल, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आपने लाइक करना है, चैनल पर न्यू आए तो इसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।